हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को। हम हार्ट की बात कर चुके हैं, लंग्स की बात कर चुके हैं, हमने लीवर देखा, गॉल ब्लैडर देखा, पेनक्रियास को हमने समझ लिया। लेकिन ये सारे तो थे बॉडी के ऑर्गन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इनको हमने जाना भी कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बॉडी ऑर्गन नहीं है। तो क्या वो एक टिश्यू है? नहीं, वो एक टिश्यू भी नहीं है। टिश्यू से भी छोटा होता है जिसको हम कहते हैं एक सेल, जिस पर पूरी बॉडी हमारी टिकी हुई है, जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है सेल्स। लेकिन यहाँ पर हम जिस सेल की बात करने जा रहे हैं उस पर टिका है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। उस नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग होती है। हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट कही जाती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो आज हम इसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये न्यूरॉन होती क्या है, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देता है, दो न्यूरॉन के बीच में आखिर में सिग्नल ट्रांसमिट होते कैसे हैं, और ये जो न्यूरॉन्स होती है इसके कितने टाइप होते हैं, ये कितने टाइप की होती है। तो ये कुछ जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो आज हम न्यूरॉन्स के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर वैसे पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से क्लास 10th में, और 11th क्लास में भी आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से मिल जाएगा। तो ये किसी क्लास के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये 10th एंड 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में ही अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को, अपनी न्यूरॉन्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात करें तो क्या होती है? एक सेल ही होती है। और नर्वस सिस्टम की अगर हम सिंगल सेल की बात करें, इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो कौन होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ये जो न्यूरॉन होती है कितनी मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, कितनी प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है बिलियंस में, मिलियंस से भी ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल नॉर्मल 80 बिलियन। तो ये कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में ही होती है। 80 बिलियंस के समथिंग तो ये हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पूरी बॉडी में भी फैली हुई होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। ये कितनी बड़ी होती है? ये माइक्रोस्कोपिक होती है। यानी कि इसको देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। लेकिन ये बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर के अंदर कौन होती है? ये नर्वस सेल ही होती है, न्यूरॉन ही होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और ये माइक्रोस्कोप से ही देखी जाती है। यानी कि ये कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हमने तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में जानी। अब ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे हमें दिखाई देती है? तो इसके स्ट्रक्चर में आपको मेजरली तीन चीजें दिखाई देगी। इसकी कंप्लीट बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो आपको फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो इसका एंटीरियर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि ब्रांच्ड है। इन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसी में आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो इनफोल्डिंग्स टाइप दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं इसकी सेल बॉडी, या इसी को कहा जाता है सोमा, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं? साइटोन। इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका काय। जो इसका थर्ड पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट हो गए, और इसका जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। इसको हम हटा देते हैं। ये इसका कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाता है? एक्सॉन। एक्सॉन के दो हिस्से होते हैं, मतलब यहाँ से लेकर ये इतना हिस्सा एक्सॉन है, और ये एक्सॉन की एंडिंग कहलाती है। इसको हम नर्व एंडिंग भी कह देते हैं। अभी हम इसको लेबल कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि इसके एक हिस्से को डेंड्राइट कहते हैं, सेल बॉडी सोमा साइटोन दूसरे हिस्से को, और तीसरे को हम कहते हैं एक्सोन, जो कि ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जो कि एंड में जाकर के ब्रांच्ड हो गया।
यहाँ पर जो सेंट्रली प्लेस्ड आपको दिखाई दे रहा है ये होता है इसका न्यूक्लियस, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इन केस ऑफ हम नॉर्मल सेल अगर बात करें तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो इसके साइटोप्लाज्म को हम स्पेशल नाम देते हैं विच इज न्यूरोप्लाज्मा। इसी न्यूरोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही मॉडिफिकेशंस पड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ ग्रुप्स पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। निजल्स ग्रेन्यूल्स ये तो हुआ इसके सेल बॉडी का स्ट्रक्चर। सेल बॉडी से जो एक्सॉन निकल रहा है, इस एक्सॉन के ऊपर आपको ये जो पूरी व्हाइट है इसको तो हमने एक्सॉन कहा। एक्सॉन के ऊपर ये जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये येलो है यहाँ पर माइलिन शीथ। एक शीथ है, एक कवर है जिसने पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है किसको, इस एक्सॉन को। एक्सॉन के ऊपर जो हमें कवरिंग दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ को बनाने वाली कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स होती है जो कि यहाँ पर लगी हुई होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स। यही श्वान सेल्स क्या करती है, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती है। वो सब्सटेंस क्या करता है, एक्सॉन के आसपास पूरा रैप हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, माइलिन शीथ का। हर न्यूरॉन के अंदर हमें माइलिन शीथ नहीं मिलती है, जिनमें मिलती है उन न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड कह देते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिसमें ये नहीं मिलती है उनको हम नॉन माइलिनेटेड कह देते हैं। माइलिनेटेड को हम कहते हैं आच्छादी, नॉन माइलिनेटेड को हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड को हम यहाँ पर कह देंगे आच्छादहीन। और ये होती है आच्छादित। ओके, ये सिंपल सी चीज है। माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ एक कवरिंग टाइप होती है एक्सॉन के ऊपर, जो एक सब्सटेंस पूरा रिलीज होकर के आसपास पूरा रैप हो गया है। उस सब्सटेंस को रिलीज करने वाली कोशिकाएं, वो सेल्स कौन है, श्वान सेल्स होती है। अब ये जो एक्सॉन है जहां पर ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, ये ब्रांचिंग क्या कहलाती है, इसकी नर्व एंडिंग। जहां पर आपकी न्यूरॉन एंड हो रही है उसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग के भी लास्ट में हमें कुछ यहाँ पर नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर, इन नोब्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। इन नोब्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब, जो कि बल्ब लाइक है। लास्ट में एक थोड़ा सा बल्ज क्रिएट हो रहा है, एक गुच्छा सा बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है जो कि बल्ब जैसा दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब के अंदर बनते हैं साइनेप्टिक वेसल्स। जैसे ये साइनेप्टिक नोब है, इसके अंदर क्या बनते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स, वेसिकल्स सॉरी, साइनेप्टिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं कुछ केमिकल्स जिनकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दिया। जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसको हमने डेंड्राइट कहा। ये जो इनफोल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही है, इस इनफोल्डिंग कंप्लीट बॉडी को हमने सेल बॉडी कह दिया, सोमा कह दिया, साइटोन कह दिया। सेल है तो लिक्विड भरा है, सेमी फ्लूइड लिक्विड, जिसको हमने न्यूरोप्लाज्म कहा। सेंटर में प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस। इसके अलावा हमने देखा है नॉर्मल सेल में सेल से ही अटैच्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ही क्या प्रेजेंट है, निजल्स ग्रेन्यूल्स। इन निजल्स ग्रेन्यूल्स के साथ में क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं। निजल्स ग्रेन्यूल्स में ही क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर बाइंड हो जाते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अंतःप्रद्रवी जालिका को हम क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो यहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको हम निजल्स ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं। तो ये क्या काम करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करेंगे इस सेल के लिए। एक लंबा सा जो लॉन्गिट्यूडनल हमें दिखाई दे रहा है इसको हम एक्सोन कह रहे हैं। एक्सोन के यहाँ पर हमें श्वान सेल्स दिखाई दे रही है जो सिक्रेट कर रही है एक सब्सटेंस जो माइलिन शीथ बना रहा है। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के भी एंड में जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम साइनेप्टिक नोब कह रहे हैं। साइनेप्टिक नोब के भी अंदर प्रेजेंट होती है साइनेप्टिक वेसल्स, जिसके अंदर भरा हुआ होता है केमिकल। आई होप आपको यहाँ तक एक न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा।
अब आगे हम बात करें तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है। देखो, अगर हम फंक्शन की पहले बात करें कि जो हमने डेंड्राइट्स देखे, ये जो डेंड्राइट्स देखे, इन डेंड्राइट्स का ही काम होता है किसी भी टाइप के उद्दीपन को, किसी भी टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करना। यानी कि किसी भी सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, ये डेंड्राइट्स करते हैं। जो सिग्नल इन डेंड्राइट्स के पास में आता है, ये उन सिग्नल को कहाँ भेज देते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म से ये होते हुए एक्सोन के अंदर, और एक्सोन से ये कहाँ जाएंगे, नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर मैंने आपसे बोला कि कुछ वेसिकल्स होती है, उन वेसिकल्स में भरे होते हैं केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें भी स्पेसिफिकली इनके नाम की बात करें तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो एसिटाइल कोलिन, या फिर नॉर्मली होता है नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। ये कब रिलीज किए जाते हैं, जो ये सिग्नल आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। ये सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब वो सिग्नल यहाँ साइनेप्टिक नोब तक आते हैं, तो यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इस साइनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक ही होता है, साइनेप्स। इस साइनेप्स के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो आगे चल करके ये यहाँ पर क्या है, केमिकल्स हैं, जो हमारे सिग्नल्स को अगली वाली न्यूरॉन तक भेजने का काम करते हैं। हमारे सिग्नल्स किस फॉर्म में आए थे, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आए थे। इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज कर दिए गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर दिए गए। तो अब हमारे सिग्नल किस फॉर्म में आगे पहुंचे, केमिकल फॉर्म में। वापस से जब इस न्यूरॉन तक गए तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फॉर्म में वापस से ट्रेवल करेंगे। तो यही सिस्टम चलता रहता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते रहते हैं। जब लास्ट में अगर कोई मसल आ जाए, अगर किसी मसल से हमारा ये साइनेप्स टच हो रहा है, यानी सॉरी, अगर किसी मसल से हमारा ये जो नर्व एंडिंग है ये टच हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को तो हम साइनेप्स कहते हैं। लेकिन जब एक न्यूरॉन हो और दूसरी कोई मसल हो, कोई टिश्यू हो, कोई ग्लैंड हो, तो इन दोनों का कांटेक्ट जिस जगह पर हो रहा है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्योंकि न्यूरॉन प्लस मसल, इन दोनों का वहां पर क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सिग्नल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहाँ पर चेंज होते हैं, साइनेप्स के अंदर। दो न्यूरॉन के बीच का जो ये गैप है इसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में ही केमिकल रिलीज होते हैं और जो सिग्नल्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो इस तरीके से ये आगे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करते हैं, ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ब्रेन से कोई सिग्नल या स्पाइनल कॉर्ड से कोई सिग्नल वापस लाना हो तो न्यूरॉन्स तक इसी तरीके से आता है। हमने अभी कंडक्शन सिस्टम नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये देखा है कि सिग्नल थोड़े बहुत आगे ट्रांसमिट कैसे होते हैं। आप कंप्लीट अगर कंडक्शन सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो वो हम जब ब्रेन का स्ट्रक्चर और पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर आता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। ये किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। न्यूरॉन क्या काम कर रही है, उस बेसिस पर जो न्यूरॉन्स होती है वो हमें दो टाइप की मिलती है। एक टाइप की न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन जिसे कह सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करती है, हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से, मान लीजिए ये हैंड है, हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से सिग्नल को लेकर जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाएगा, हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो सिग्नल को लेकर जाने का काम करती है, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी या एफरेंट न्यूरॉन। ये जैसे एक हाथ है, इस हाथ से सिग्नल को लेकर जो जा रही है, ये न्यूरॉन की ये बॉडी है, मेन सेल बॉडी जिसको हम कह रहे हैं, और ये उससे निकलने वाले उसके एक्सॉन है। तो ये जो एंटर कर रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट।
न्यूरॉन ने सिग्नल यहाँ पर दिया। ये जो आपको बीच में एक न्यूरॉन दिखाई दे रही है, इस न्यूरॉन को हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, या फिर इसी को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। यहीं पर सिग्नल को प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ से सिग्नल किसको दे दिए जाएंगे? जो थर्ड आपको न्यूरॉन दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन से सिग्नल वापस जाते हैं मोटर न्यूरॉन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्रेरक न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। ये क्या कर रही है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को या कमांड को वापस लेकर जा रही है। कहाँ? हमारे बॉडी के ऑर्गन तक या किसी मसल तक, किसी ग्लैंड तक। तो ये सिग्नल को लेकर वापस आ रही है। कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन तक। इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप की न्यूरॉन्स की बात की। सेंसरी न्यूरॉन, जो कि क्या करेगी? बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल लेकर जाएगी। मोटर न्यूरॉन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन तक कमांड लेकर आएगी। और रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, जो कि उस सिग्नल को प्रोसेस करती है। तो आई होप आपको यहाँ तक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के कितने टाइप होते हैं, एक बेसिक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है अभी भी आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगर इससे आगे की चैप्टर्स या इससे आगे का टॉपिक आप चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।